अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ डाइटिशियन सिद्दातुल कुद्सिया और आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ हो चुकी हैं और इनको एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे आज इस टॉपिक पे बात करनी थी, वो था सेशन 15 की कोर्स आउटलाइन। इस चीज़ को डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं इस कोर्स से। ठीक है, इस कोर्स की आउटलाइन जो है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है इन टॉपिक्स की। तो हर जगह न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, स्पेशली THQs के अंदर और इवन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर भी न्यूट्रिशनिस्ट की और डाइटिशियन की काफ़ी हद तक कमी है। काफ़ी हद तक क्या, बल्कि बहुत हद तक कमी है। इवन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर मैक्सिमम 1 या 2 न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस होते हैं जो कि सफिशिएंट नहीं होते हैं इतने बड़े हॉस्पिटल की केयर के लिए। ये जो कोर्स आउटलाइन है ये ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है, जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स भी हैं और नर्सिंग स्टाफ भी है और जिसमें फार्मासिस्ट भी हैं। ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग देयर जॉब, ड्यूरिंग देयर ड्यूटी। ठीक है, उनको इन टॉपिक्स से वास्ता रहता है, तो उनको किसी सेकंड हैंड हेल्प की ज़रूरत होती है। लिहाजा मैं ये चाहती थी कि उनके अपने नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो ख़ुद से इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकें। ठीक है, और ये जो कोर्स है इसमें डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट तो ऑब्वियसली होंगे ही, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस जो है वो ऑल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे, नर्सिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ पे, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस तो ऑब्वियसली हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं कोर्स को डिस्कस कर लेती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी। इसमें प्री ऑपरेटिव डाइट्स हम बताएंगे कि कोई भी पेशेंट है जो किसी भी सर्जिकल कंडीशन में जा रहा है, जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर बर्न्स हो गए हैं, कोई इंजरी हो गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जिस तरह सिजेरियन होते हैं या कोई माइनर सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है, कोई भी किसी भी किस्म की सर्जरी जो है वो होने जा रही है, तो उससे पहले हमें हेल्थ के एक स्टेटस को मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि कोई इंडिविजुअल जो है वो मॉडरेटली मैल नरिश है या स्वेरली मैल नरिश है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है वो डाइट्स सजेस्ट करते हैं और ये भी देखते हैं कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, किस कंडीशन में है, तो फिर उसकी सारी कैलकुलेशंस हम इसमें करते हैं और पेशेंट को पहले उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करते हैं, रिस्टोर करते हैं और उसके बाद फिर हम उसे किसी भी सर्जरी के लिए भेज सकते हैं। तो रीज़न ये है कि अगर पहले से पेशेंट की डाइट जो है वो अच्छी है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, तो जितनी भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उसके साथ बेटर तरीके से फ़ाइट कर सकता है। ठीक है, उनको बेटर वे में कोप कर सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव डाइट्स हम जो है वो सर्जरी के बाद की डाइट्स होती हैं, उसमें भी फर्स्ट 2 to 3 डेज़ काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, वो डाइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उसके बाद फिर हम मेंटेनेंस पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनमें डिस्कस की जाएंगी। फर्दर ये कि 2-3 तरह की हमारे पास रूट्स होते हैं। एक ओरल रूट होता है जो कि प्रेफर्ड रूट होता है, लेकिन अगर कंडीशन इस तरह की नहीं है पेशेंट की कि ओरली वो ले सके, तो फिर हमें नेक्स्ट जो है वो ऑप्शंस पे जाना पड़ता है, जिसको हम एंट्रल न्यूट्रिशन कहते हैं। एंट्रल न्यूट्रिशन मीन के आपने डाइट जो है वो ओरली नहीं देनी, बल्कि आपने ट्यूब का यूज़ करते हुए उसे देनी है। ठीक है, ट्यूब में जो है वो आप जो है वो ओरल कैविटी को बाईपास कर सकते हो। ठीक है, और स्टमक को बाईपास कर सकते हो, ड्यूडेनम को बाईपास कर सकते हो, जेजुनम को बाईपास कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्यूब को जो है वो इन ऑर्गन्स को, अगर ये ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो हम उन ऑर्गन्स को बाईपास करते हुए फीड को नेक्स्ट ऑर्गन में ट्रांसफ़र करा देते हैं। अच्छा जी,
फिर अगर एंट्रल न्यूट्रिशन भी पॉसिबल नहीं है, लाइक जीआईटी फंक्शनल नहीं है, तो फिर हम पैरेंटल न्यूट्रिशन पे जाते हैं। ठीक है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, इसे हम कहते हैं कि सारी की सारी जो न्यूट्रिशन है वो हम पैरेंटली देंगे पेशेंट को। तो इसके बनाने का तरीका, इसको चलाने का तरीका, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमने बैग को बेसिकली टीपीएन बैग हमने बनाना कैसे है, हमने इन्फ्यूज़ कैसे करना है, ठीक है, हम किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे, ये सब के सब इसमें इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है, ये स्पेशली फार्मासिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उनको इवन ट्रेनिंग्स के लिए जाना पड़ता है ताकि वो टीपीएन को सीख सकें। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फार्मासिस्ट के लिए, मेरा ख्याल है कि वो इस कोर्स में आके इनरोल हों और टीपीएन के बारे में जो है अब वो सीख सकें। इसमें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैलकुलेशन भी बताएंगे, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैलकुलेशंस को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीलिएक डिज़ीज़। सीलिएक डिज़ीज़ जो होती है, ये अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको अंदाज़ा होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई केस ज़रूर सामने आता है। ठीक है, तो इन केसेस को किस तरह से डील करना है, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव वेज़ हैं कि एक बेसिकली ये जो सीलिक डिज़ीज़ होती है ना, ये होती है मेल एब्जॉर्प्शन का एक सिंड्रोम कह लें, मेल एब्जॉर्प्शन का एक प्रॉब्लम कह लें। ठीक है, जीआईटी का प्रॉब्लम होता है। तो इसके अंदर ये हमें लाइफ लॉन्ग जो है वो स्ट्रेटजीज़ को अपनाना पड़ता है, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ चलते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक स्पैन ऑफ पीरियड के लिए नहीं होता है कि थोड़े अरसे के लिए इस चीज़ को देखा और उसके बाद छोड़ दिया और ठीक हो गया पेशेंट, तो आप जो है वो परहेज़ वगैरह छोड़ दो। ये सारी ज़िंदगी की परहेज़ होती है। ठीक है, इसमें डाइटिशियंस के लिए बड़ा एक चैलेंज होता है पेशेंट को कन्विंस करना और उसके जो पेरेंट्स है उसको काउंसल करना, और साथ साथ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता। ठीक है, वो ये तो बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, लेकिन खाना क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए और स्पेशली नर्सेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डील कर रही होती हैं डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ और वही काउंसिल भी कर रही होती हैं। तो अगर उनको बेटर इंफॉर्मेशन है अबाउट सीलिएक डिज़ीज़ और उसकी ग़िज़ाई जो भी ज़रूरियात हैं और अल्टरनेटिव वेज़ हैं, तो वो ज़्यादा बेटर वे में काउंसल कर सकेगी पेशेंट्स को, और उसकी जो रिज़ल्ट्स हैं, जो उसकी कंप्लाइंस है वो ज़्यादा अच्छी होगी अगर काउंसलिंग अच्छी है तो। अच्छा जी, लास्ट जो टॉपिक है वो है एनीमिया। एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन, हमारी 50% पॉपुलेशन जिसमें बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। तो इसका ज़िक्र करना भी ज़रूरी था। ये भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक चैलेंज होता है कि कहाँ पे उनको किस तरह से गाइड करना है। सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऑप्शन नहीं है, वो तो हम तब देते हैं जब HB जो होती है वो 5 या इससे कम हो जाए, तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं। लेकिन अगर इससे अबव है HB, लाइक 8 है, 10 है, तो उस सूरत में हमें क्या जो है वो डाइटरी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होगा और हमें किस तरह से जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे काबू पाना होगा। तो ये भी डिटेल में भी हम बात करेंगे, हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, हम इसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के ऊपर बात करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन सब के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि सब लोग इसके अंदर आएँ और इनरोल हों, और ये एक अच्छा मौका है जिसमें सारी इम्पॉर्टेंट जो आउटलाइंस हैं वो कवर हो रही हैं। इससे पहले भी हमारे सेशंस ऑफ़र होते रहे हैं, लेकिन इस तरह से आउटलाइन नहीं बनी थी कि सबके सब टॉपिक्स जो हैं वो एक ही सेशन का हिस्सा हों। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये वो तमाम टॉपिक्स जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, तो उनके लिए एक ही साथ मैंने कंबाइन किए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा जो है वो मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहिए। और जहाँ तक बात है रजिस्ट्रेशन की, तो इसकी फ़ी बहुत ही मामूली सी है, बहुत कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी नॉलेज के ऊपर, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, हमें अपनी तालीम के ऊपर, एजुकेशन पे स्पेशली स्पेंड करना अच्छा लगना चाहिए, बजाय इसके कि हम मार्केट में जाएं और कुछ
फ़ज़ूल चीज़ें उठा लाएँ, उन पे स्पेंड करना हमें अच्छा लगता है, हमारा अलमिया ये है। लेकिन हम एजुकेशन साइड पे जो है चाहते हैं कि हमें हर चीज़ अफ़सोस से कहना पड़ा है। ख़ैर ये चीज़ जो है वो एक बहुत ही माकूल पैकेज के अंदर अवेलेबल है। और अगर जो लोग सेशन 15 को जॉइन करेंगे उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि सेशन 16 जो है उनके लिए फ़्री होगा, ठीक है। और सेशन 16 की आउटलाइंस भी मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो आउटलाइंस भी इनसे मिलती जुलती होंगी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए इम्पोर्टेंस रखती हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है कि मेरी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टीन्यूसली 4 सेशन से ज्वाइन किया था, तो उनके लिए सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उनका नेम है अरूज, ठीक है। तो अरूज अगर मुझे सुन रही हैं तो मुझे कांटेक्ट कर लें, और इस सेशन के लिए वो क्वालिफ़ाई कर चुकी हैं। अच्छा, इसकी लास्ट डेट जो यहाँ पे शो हो रही है वो 25 नवंबर है, जो कि एक्सटेंड कर दी गई है। आप लोग 30 नवंबर तक जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, और इसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, और सर्टिफिकेट्स के ऊपर ये सारे टॉपिक्स मेंशन्ड होंगे जिनके अंदर आपने जो भी कोर्स आउटलाइन है ये सब मेंशन होगी, जो आप स्टडी करोगे थ्रू आउट द पीरियड, ठीक है। इनिशियली इसका टाइम पीरियड जो है वो 1 मंथ है, लेकिन अगर ये इस ड्यूरेशन के अंदर ये टॉपिक्स कवर ना हो सके तो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। 1.5 मंथ भी हो सकता है। एनी हाउ आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग जो है वो CV मुझे सेंड कर सकते हो, मुझे मेरे पेज के ऊपर इनबॉक्स कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ मैंने एक फॉर्म भी अटैच किया हुआ है, वो भी आप लोग फिल कर दो, ताकि आप लोगों का डाटा मेरे पास आ जाए और मैं उसको फिर सर्टिफिकेट्स के ऊपर ईजीली पुट कर सकूँ। Thank you very much for all your kindness, and thank you so much for supporting me. Thank you so much for following me on my page, and have a very good time. Allah Hafiz.